नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज बुलेटिन में आपको बताएंगे पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में भारत चीन सीमा विवाद सुलझाने की दिशा में आज एक अहम बैठक हुई है। वहीं ICMR के मुताबिक देश में अब कुल 742 प्रयोगशालाओं में कोरोना टेस्ट के परीक्षण की सुविधा हो गई है। उधर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हर नागरिक को कोरोना योद्धा बनना होगा। आपको आज वंदे भारत मिशन के बारे में भी बताएंगे। वंदे भारत मिशन के तहत 9 जून से 30 जून के बीच तीसरे चरण की शुरुआत हो जाएगी। इसके अलावा कोविड-19 को लेकर देश और दुनिया में क्या स्थिति है, क्या कुछ कवायदें चल रही हैं, इस पर रोक लगाने के लिए इस पर भी नजर डालेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में भारत चीन सीमा विवाद सुलझाने की दिशा में आज एक अहम बैठक हुई है। इस दौरान दोनों देशों के सेनाओं के उच्च स्तरीय अधिकारियों ने सीमा पर उपजी मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। भारतीय सेना के अधिकारियों ने कहा है कि भारत चीन सीमा पर मौजूदा स्थिति को देखते हुए सैन्य और कूटनीतिक माध्यमों से दोनों देशों के अधिकारियों के बीच आगे भी समन्वय जारी रहेगा। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य गतिरोध को दूर करने के लिए शनिवार को दोनों देशों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बैठक हुई। चर्चा के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि शांति, स्थिरता और संतुलित संबंधों को बनाए रखने के लिए दोनों सेनाओं के बीच तनाव कम हो और मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाया जाए। भारतीय सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया कि सीमा क्षेत्रों में मौजूद स्थिति से निपटने के लिए सैन्य और राजनयिक माध्यमों से बातचीत जारी रहेगी। वार्ता का आयोजन पूर्वी लद्दाख के चुशुल सेक्टर में चीन के क्षेत्र में स्थित मालदो में सीमकर्मी बैठक स्थल पर हुआ। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेह स्थित 14वीं कोर के जनरल कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया। वहीं चीन की तरफ से तिब्बत सैन्य जिला कमांडर बैठक में शामिल हुए। दोनों देश पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में विशेष रूप से पेंगोंग त्सो के उत्तरी तट पर गतिरोध को हल करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। चीन के सैनिकों ने यथास्थिति को बदलने का प्रयास किया है। इससे पहले शुक्रवार को भारत चीन के बीच द्विपक्षीय स्थिति की समीक्षा की गई। इसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया मामलों के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव और चीन के विदेश मंत्रालय में महानिदेशक वू जियांगो शामिल हुए। दोनों पक्षों ने वर्तमान घटनाक्रम पर भी चर्चा की। साथ ही दोनों देशों ने एक दूसरे की संवेदनाओं, चिंताओं और आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए शांतिपूर्ण चर्चा के माध्यम से आपसी मतभेदों का समाधान करने पर सहमति व्यक्त की। इससे पहले स्थानीय कमांडरों के स्तर पर भी दोनों सेनाओं के बीच 12 बार बातचीत हो चुकी है। इसके अलावा 3 मेजर जनरल स्तर की बातचीत हुई है। भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की हालिया रिपोर्ट में पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान में हजारों आतंकी भेजे जाने के जिक्र पर भारत ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के उस कबूलनामे पर मुहर लगा दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके मुल्क में 30 से 40 हजार आतंकी मौजूद हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तानी नेतृत्व खुद मान चुका है कि हजारों आतंकी उनकी जमीन का इस्तेमाल दूसरे देशों में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कर रहे हैं। ऐसे में पूरी दुनिया इस असलियत से वाकिफ हो चुकी है कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है। भारत ने कहा कि लंबे समय से भारत का पाकिस्तान के बारे में यही रुख रहा है और इस रिपोर्ट में दर्ज सबूतों से ये प्रमाणित हो गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मामलों का पता लगाने के लिए परीक्षण क्षमता में भी लगातार इजाफा कर रहा है। देश में अब कुल 742 प्रयोगशालाओं में कोरोना टेस्ट के परीक्षण की सुविधा हो गई है। देश भर में इस वक्त 520 सरकारी और 222 निजी प्रयोगशालाओं समेत कुल 742 प्रयोगशालाओं में इस बीमारी के परीक्षण की सुविधा उपलब्ध हो गई है। इसके साथ नमूनों की परीक्षण संख्या भी लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में 1,37,938 नमूनों का परीक्षण किया गया है। इस तरह देश भर में अब तक 45,24,317 नमूनों की जांच की जा चुकी है।
और अब बात देश में कोविड-19 की स्थिति की। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित रोगी स्वस्थ होते जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों का रिकवरी रेट 48% से ज्यादा हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 4,611 रोगी कोरोना के खिलाफ जंग जीतकर स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक कुल 1,14,000 से ज्यादा रोगी अब तक ठीक हो चुके हैं और देश में कोविड-19 महामारी के रोगियों की स्वस्थ होने की दर 48.2% है। वहीं 9,887 लोगों में संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2,36,657 हो गई है। इनमें सक्रिय मामलों की तादाद 1,15,942 है। कोरोना वायरस की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा देखें तो सुबह 9 बजे के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 294 लोगों की इस वायरस से मौत हुई है। इसके बाद देश में कोरोना की वजह से कुल मृतकों की संख्या 6,642 हो गई है। अब बात उन राज्यों की जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद काफी ज्यादा है। महाराष्ट्र में 2,436 नए मामलों के साथ संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 80,229 हो गई है। हालांकि इनमें से 35,156 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। महाराष्ट्र में अब तक सबसे ज्यादा 2,849 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 139 लोगों की मौत हुई है। दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, जहां पिछले 24 घंटों में 1,438 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 28,694 के पार हो गया है। इनमें से 15,762 मरीजों ने कोरोना के खिलाफ जंग में जीत हासिल कर ली है। राज्य में इस महामारी के चलते पिछले 24 घंटों में हुई 12 लोगों की मौत के साथ ही मरने वालों का कुल आंकड़ा 232 हो गया है। राजधानी दिल्ली में भी जानलेवा कोरोना वायरस के मामले काफी ज्यादा हैं। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 1,330 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ दिल्ली में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 26,000 के पार पहुंच चुकी है। इनमें से 10,300 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। कोरोना की वजह से दिल्ली में अब तक 708 लोगों की मौत हो चुकी है। चौथे नंबर पर है गुजरात। यहां कोरोना संक्रमण के कुल 19,000 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं और इनमें से 13,000 से ज्यादा रोगी ठीक हो चुके हैं। गुजरात में कोरोना की वजह से 1,100 से अधिक लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में भी इस वक्त कोरोना संक्रमण के 10,000 से ज्यादा मामले हैं और इनमें से 7,000 से ज्यादा मरीज कोरोना वायरस से मुक्त हो गए हैं। इस वायरस की वजह से राजस्थान में 218 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब बात करते हैं दुनिया के अन्य देशों की। दुनिया भर में 68,71,000 से ज्यादा लोग कोविड-19 वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। कई देशों में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ रहा है। 180 से ज्यादा देशों में फैल चुका ये वायरस अब तक 3,98,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। दुनिया में कोरोना महामारी की स्थिति को देखें तो अमेरिका में सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या अब 1,11,000 से अधिक हो गई है, जो कोविड-19 से मरने वाले लोगों की संख्या के लिहाज से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। अमेरिका में कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद बढ़कर 19,65,912 हो गई है। अमेरिका के बाद सबसे खराब स्थिति है ब्राजील की, जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 6,46,000 के ऊपर पहुंच गई है। ब्राजील में कोरोना महामारी की वजह से 35,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। रूस में कोविड-19 के कुल मरीजों की संख्या 4,58,689 हो गई है और इनमें 5,725 लोगों की जान गई है। चौथे नंबर पर स्पेन है, जहां कोरोना वायरस ने 2,88,000 से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में लिया है। स्पेन में कोरोना संक्रमण की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 27,000 के पार पहुंच चुका है। और इसके बाद ब्रिटेन पर नजर डालते हैं। यहां 2,83,311 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 40,000 से ज्यादा है।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हर नागरिक को कोरोना योद्धा बनना होगा। उन्होंने कहा कि तमाम अनिश्चितताओं और कठिनाइयों के बावजूद देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोग इस चुनौती का साहसपूर्वक सामना कर रहे हैं और ये समझ भी रहे हैं कि इस समय हम एक अभूतपूर्व आपदा से जूझ रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने ये बातें अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए लिखी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोरोना संक्रमण को लेकर अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि हाल फिलहाल के समय में शायद ही किसी और चीज ने मानव स्वभाव और सोच को इतना गहरा असर डाला हो जितना इस कोविड-19 महामारी ने डाला है। पिछले कुछ महीनों में विश्व अजीब तरह से एकदम बदल सा गया है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दुनिया अब हमेशा के लिए बदल गई है और इसने विश्व को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि जो पहले अजीब सा लगता था वही अब सामान्य सा लगने लगा है। नई सामान्यता सी आ गई है। ना हाथ मिलाना, ना सामाजिक उत्सवों और अवसरों पर प्रियजनों से मिलना। रोजमर्रा के जीवन में ये बदलाव अब अखरता नहीं है। उपराष्ट्रपति ने लिखा है कि तमाम अनिश्चितताओं और कठिनाइयों के बावजूद देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोग इस चुनौती का साहसपूर्वक सामना कर रहे हैं और ये समझ भी रहे हैं कि इस समय हम एक अभूतपूर्व आपदा से जूझ रहे हैं। दुर्भाग्यवश इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित भी दुर्बल वर्ग के गरीब, दिहाड़ी श्रमिक, किसान और छोटे व्यापारी ही हुए हैं। प्रवासी श्रमिकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हाल के अनुभवों से साबित हो रहा है कि देश में प्रवासी श्रमिकों का समुचित आंकड़ों सहित ब्यौरा तैयार किया जाना चाहिए। इन आंकड़ों के आधार पर राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों के श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा और रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकती हैं। साथ ही ये भी जरूरी है कि प्रवासी श्रमिकों को उनके कल्याण और सहायता के लिए उपलब्ध सुविधाओं और उठाए गए कदमों की जानकारी प्रदान की जाए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कई विकसित देशों की तुलना में भारत ने इस महामारी को बेहतर ढंग से संभाला है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बंदी ना हुई होती तो मृत्यु दर और अधिक होती। संक्रमण को सीमित रखने में अभी तक जो सफलता मिली है उसे अनलॉक 1 में न गंवाएं। आने वाले कुछ सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण हैं। संक्रमण को कम से कम करने की जिम्मेदारी सरकार और नागरिक दोनों पर है। सभी से ये उम्मीद की जाती है कि सरकार द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई पूर्वक पालन करें। खुद ही सावधानी बरतने और परहेज रखने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर मदुरई की 13 साल की बेटी नेत्रा मोहनदास को यूएनएडीपी द्वारा गरीबों के लिए गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किए जाने पर खुशी जताई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि नेत्रा मोहनदास ने अपने पिता को कोरोना महामारी के दौरान गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए 5 लाख रुपए का योगदान देने के लिए मनाया। नेत्रा के पिता एक हेयर सैलून चलाते हैं और उन्होंने ये राशि नेत्रा की पढ़ाई के लिए संजो कर रखी थी। नेत्रा की संवेदनशीलता में भारत के सनातन संस्कार माधव सेवा से पहले मानव सेवा परिलक्षित होते हैं। मानवीयता का ये अभिनंदनीय उदाहरण समाज के लिए अनुकरणीय है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निजी अस्पतालों के रवैये पर नाराजगी जताई है। साथ ही ये भी कहा है कि दिल्ली के अस्पताल संदेहास्पद कोरोना मरीजों को इधर उधर ना भटकाएं, बल्कि उनका तत्काल इलाज शुरू करें। इस बीच दिल्ली सरकार ने अस्पतालों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए हर अस्पताल में एक मेडिकल प्रोफेशनल तैनात करने का फैसला किया है। तो उनको मैं आज चेतावनी देना चाहता हूँ कि बख्शा नहीं जाएगा उनको। कल से मेरी टीम लगी हुई है। हमने 2-4 अफसरों को बिठाया है। जितने ये प्राइवेट अस्पताल हैं, जिसकी लिस्ट है, जिसको कहा गया है कि अपने अस्पताल में कोरोना की इलाज करो, एक एक के मालिक को कल से बुला रहे हैं। एक का मालिक आ रहा है, उनसे पूछ रहे हैं, उनसे साफ साफ कहा जा रहा है कि देखो कोरोना के मरीजों का इलाज तो करना पड़ेगा। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ये कहूँगा कि सारे जो सोसाइटी के लोग हैं, यंग एंड ओल्ड, सबको इकट्ठे मिलके इस लड़ाई जो पैंडेमिक है इससे लड़ना है। और इसमें सिटीजन पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सब अगर लोग इकट्ठे मिलके
एक ये प्रतिज्ञा लेने की हम इस पैंडेमिक से लड़ेंगे और जो जो मेजर्स प्रिवेंशन के लिए हम कर सकते हैं वो करेंगे तो हम इस पैंडेमिक को रोक पाएंगे और ज़्यादा केसेस ना होने देंगे। उसमें 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये ज़रूरी है कि हम पैनिक ना करें, डोंट गो बाय रूमर्स, गो टू ऑफिशियल वेबसाइट्स। गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जहाँ पे सारे डूज एंड डोंट्स बताए जाते हैं, उसको फॉलो करें। दूसरा ये है कि आप रेगुलर अपने आप को क्राउडेड एरिया से जाने के लिए ना जाएं, अवॉइड ऑल नॉन इमरजेंसी ट्रैवल, गोइंग टू प्लेसेस जहाँ पे क्राउड है। तीसरा ये कि रेगुलर हैंड वॉशिंग करें, क्योंकि हम अगर बाहर जाते हैं किसी चीज़ को टच करते हैं तो वायरस आपके हाथ में आने का डर रहता है। आप रेगुलरली चाहे सोप वाटर से, साबुन से और पानी से ही हाथ धोएं और हाथ अच्छी तरह से धोएं, हथेलियों पे ही नहीं, पीछे वाले हिस्से में भी, उंगलियों के बीच वाले हिस्से में भी, और नाखून और अंगूठे सब पे साबुन लगा के उसको अच्छी तरह से धोएं। और अगर खांसी है तो अपनी खांसी को ढकें, बाजू के अंदर खांसें या टिश्यू या रुमाल यूज़ करें, जिससे खांसने से जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वो ज़्यादा दूर ना आ जाए। ये हमें प्रिकॉशन रखने हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग जो हम कह रहे हैं कि अगर हम कहीं जगह जाते हैं तो थोड़ा दूर रहें, किसी से 1-1.5 मीटर का फासला रखें, जिससे इन्फेक्शन आगे ना फैले। और अगर हम सब लोग एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स मिलके ये सब करेंगे तो हम इस चेन ऑफ स्प्रेड को रोक पाएंगे और कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना इस सब के भी ये हम वायरस को कंट्रोल करके इसको ख़त्म कर पाएंगे। केंद्र सरकार ने कृषि सुधार से जुड़े 2 अध्यादेशों को अधिसूचित कर दिया है। ये अध्यादेश किसानों को मुक्त व्यापार में मदद करने और उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाने से जुड़े हैं। कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों में लगे किसानों और ग्रामीण भारत को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन अध्यादेशों को मंजूरी दे दी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में सुधारों के अंतर्गत राष्ट्रपति ने कृषि और सहायक कार्यों में लगे किसानों के लिए ग्रामीण भारत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 अध्यादेशों को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इनमें कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020 का लक्ष्य किसानों को राज्य के भीतर और अन्य राज्यों में कृषि उपज को बेचने की छूट देना है। यह किसानों की उपज के कुशल, पारदर्शी और बाधा रहित अंतर्राज्य और राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देगा। इसके अलावा अध्यादेश इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और जुड़े हुए मामलों या आकस्मिक उपचार के लिए एक सुविधाजनक ढांचा प्रदान करेगा। वहीं मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और सुरक्षा समझौता अध्यादेश 2020 के जरिए किसानों को प्रसंस्करण इकाइयों, थोक व्यापारियों, बड़ी खुदरा कंपनियों और निर्यातकों के साथ पहले से तय कीमतों पर समझौते की छूट देगा। दोनों अध्यादेश कृषि उपज में बाधा मुक्त व्यापार को सक्षम बनाएंगे और किसानों को उनकी पसंद के प्रायोजकों के साथ जुड़ने के लिए भी सशक्त बनाएंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर इन सुधारों को सफल तरीके से लागू करने में सहयोग करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि अध्यादेश के लागू हो जाने से किसानों के लिए एक सुगम और मुक्त माहौल तैयार हो सकेगा, जिसमें उन्हें अपनी सुविधा के हिसाब से कृषि उत्पाद खरीदने और बेचने की आज़ादी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 3 जून को इन अध्यादेशों को मंजूरी दी थी। ये किसानों की मदद करने के साथ साथ कृषि क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव लाने में भी काफी मददगार साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अब बात करते हैं वंदे भारत मिशन से जुड़ी हुई। वंदे भारत मिशन के तहत विशेष उड़ानों के जरिए विभिन्न देशों से भारतीयों की स्वदेश वापसी जारी है। अब तक कुल 454 उड़ानों के जरिए 1 लाख से ज्यादा भारतीय विभिन्न देशों से स्वदेश पहुंच चुके हैं। आज भी भारतीयों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। तो 9 जून से 30 जून के बीच संचालित होने वाले मिशन के तीसरे चरण के लिए भारी तादाद में बुकिंग हो रही है। वंदे भारत मिशन के लिए अब तक आपने सुना होगा कि भारतीयों को विदेश से अपने देश लाया जा रहा है,
लेकिन इस मिशन के तहत विदेशों में काम करने वाले लोगों को वापस उस देश भी भेजा जा रहा है। दक्षिण कोरिया में काम कर रहे ये 238 लोग कोरोना संकट के बीच फिर से अपना काम शुरू करने को लेकर उत्साही हैं। ये लोग छुट्टियों में भारत आए थे, लेकिन कोरोना के कारण यहीं फंस गए। अब सरकार की मदद से फिर से दक्षिण कोरिया पहुंच गए हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट कोरिया में इंचन एयरपोर्ट पर इन लोगों को लेकर पहुंची। मैं इंडियन एम्बेसी इन सोल उन सब का सारे लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने काफ़ी मेहनत हम लोगों को यहाँ पे लाने में की है। मैं बहुत धन्यवादित हूँ सारे स्टाफ का, एम्बेसी के एम्बेसडर का एंड हमारे जो काउंसलर साहब हैं उन सब का। उनके ही कारण हम लोग यहाँ पे वापस अपनी नौकरियों पे आए हुए हैं। फ्रैंकफर्ट से 247 लोग आज स्वदेश पहुंचेंगे, जबकि 257 लोग ब्राजील के साओ पोलो से कतर एयरलाइंस के जरिए गोवा पहुंचेंगे। वहीं स्वीडन के स्टॉकहोम से फ्लाइट दिल्ली लैंड करेगी, जहां से इन लोगों को दूसरी फ्लाइट के जरिए मुंबई पहुंचाया जाएगा। 149 लोगों को लेकर कुवैत से फ्लाइट वापस आ चुकी है। वंदे भारत मिशन के तहत पहले चरण में 64 उड़ानों के जरिए 12,708 भारतीयों को वापस लाया गया है, जबकि दूसरे चरण में 290 उड़ानों के जरिए 52,113 भारतीयों ने वतन वापसी की है। अब वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण के तहत यूएसए, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और यूरोप की चुनिंदा जगहों के लिए टिकटों की बिक्री शुरू हो चुकी है और अब तक 22,000 से ज़्यादा सीटें बिक गई हैं। तीसरे चरण के तहत ये उड़ानें 9 जून से 30 जून के बीच संचालित होंगी और इस चरण में 38,000 से ज़्यादा लोगों के भारत लौटने की उम्मीद है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। लॉकडाउन के दौरान भारतीय रेल तेजी से पेपरलेस होने की ओर अग्रसर है। रेल मंत्रालय में लॉकडाउन के दौरान ई ऑफिस का उपयोग दोगुना हो गया है और बड़ी संख्या में अधिकारी घर से काम करने में सक्षम हुए हैं। इस समय 96,000 से अधिक रेल अधिकारी NICE ऑफिस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। इसका असर ये हुआ कि लॉकडाउन के दौरान ई फाइलों की संख्या 1,30,000 से बढ़कर 2,70,000 हो गई। इस दौरान ई प्राप्तियों की संख्या भी 4.5 लाख से 7 लाख हो गई है। इस काम को अंजाम दिया है रेल मंत्रालय के ही PSU रेल टेल ने। रेल टेल ट्रेन संचालन के आधुनिकीकरण और नेटवर्क सिस्टम का प्रशासन करने के साथ ब्रॉडबैंड, टेलीकॉम और मल्टीमीडिया नेटवर्क प्रदान करने में अग्रणी है। पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान की वजह से मची तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की जा रही है। वहीं ओडिशा ने केंद्र से 20,000 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की है। अलग अलग केंद्रीय टीमें दोनों राज्यों में तूफान की वजह से तबाही का आकलन करने के लिए पहुंची हुई है। पश्चिम बंगाल के विपक्षी नेताओं ने अम्फान तूफान की वजह से मची तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। साथ ही लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार से जल्द फंड जारी करने की गुजारिश की है। पश्चिम बंगाल में तूफान से मची तबाही का आकलन करने पहुंची केंद्रीय टीम से मिलने पहुंचे बीजेपी, कांग्रेस और वाम दलों के नेताओं ने लोगों तक जल्द से जल्द राहत पहुंचाने की अपील की है। वहीं विपक्षी नेताओं ने फंड का उचित उपयोग हो सके, इसके लिए केंद्रीय अधिकारी की नियुक्ति और एक ऐप बनाने की गुजारिश की है, ताकि लोग उस पर अपनी समस्याएं बता सकें। We have demanded it to announce it as a national calamity. The devastation, the magnitude of the devastation proves that it demands the national crisis. लोगों को जो नुकसान हुआ उसका जो मुआवजा है वो अकाउंट में मिले, और ये जो आगे चलकर रिकंस्ट्रक्शन होगा, पुनर्निर्माण होगा, चाहे नदी बांध का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे और भी कोई पौधा लगाने का मामला हो, तो केंद्र सरकार का पैसा से जो होगा उसका निगरानी के लिए एक टीम होनी चाहिए, एक नोडल ऑफिसर होना चाहिए केंद्र से। चाहे 6 महीना, साल, 1.5 साल, जब तक एक काम चलेगा तब तक उनका देखरेख में एक काम होना चाहिए। दूसरा, एक ऐसा कोई माध्यम हो, वेबसाइट हो, चाहे ऐप हो, जिसके माध्यम से लोग अपना कंप्लेन कर सकें। 1, the Amphan must be treated as a national disaster. 2, on the basis of the on-ground assessment, real assessment, the fund must be released in adequate and should be released at the earliest. 3, a mechanism must be evolved to ensure that the support is reached to the actual person who is victim. वहीं ओडिशा सरकार ने राज्य में आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से 20,000 करोड़ रुपए की सहायता मांगी है।
राज्य के मुख्य सचिव असित कुमार त्रिपाठी ने केंद्रीय टीम को इस बात से अवगत कराया कि ओडिशा को आए दिन चक्रवात और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझना पड़ता है और यहाँ पुनर्वास की दिशा में हर साल बड़ी धनराशि खर्च करने की बजाय केंद्र सरकार को बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करनी चाहिए। इस सब के बीच एक और तूफान ओडिशा की ओर बढ़ रहा है। इसके 10 से 11 जून के बीच ओडिशा तट से टकराने की उम्मीद है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार ये चक्रवाती तूफान की जगह ये एक गहरे दबाव में बदल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर अब तक के उच्चतम स्तर पर आ गया है। रिजर्व बैंक ने बताया है कि 29 मई को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार कोर मुद्रा परिसंपत्तियों की वृद्धि के चलते 3.43 अरब डॉलर की बढ़त के साथ 493.48 अरब डॉलर के नए उच्चतम स्तर पर आ गया है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार इससे पहले के सप्ताह में 3 अरब डॉलर की बढ़त के साथ 490.044 अरब डॉलर पर आया था, जो कि उस समय का उच्चतम स्तर था। चलते चलते एक नजर डालते हैं भारत के कुछ शहरों के तापमान पर।